है एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे हम, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आने वाली सभी तरह की टीचिंग भर्ती परीक्षा के लिए। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? यानी कि वो रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। चारों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करिए। मतलब कर रहा है कि विद्यार्थी जो हैं उनकी अध्ययन में रुचि नहीं बन रही है, चित्तवृत्ति न होना मतलब रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, बाध्य तो करना नहीं है, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, न ही क्लास से भगाना है, आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, आपको पढ़ाना है। अब रही बात, उन्हें चेतावनी देंगे कि भाई अब प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, तो ये कोई मैटर नहीं होता। अगर बालक इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आपका काम है इंटरेस्ट जगाना। अब 3 विकल्प गलत हैं तो सिंपल सी बात है डी सही होगा। अब डी क्यों सही है यह देखते हैं। उन्हें उनकी रुचि, पहले हमें बालक का इंटरेस्ट भी समझना चाहिए ना, ये नहीं कि उनका इंटरेस्ट क्या है हमें पता ही नहीं, हम कुछ भी लगे पढ़ाने। और अथवा अपने विषय के अनुसार, मान लीजिए आप इंग्लिश विषय के, अंग्रेजी के शिक्षक हैं, या हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, या गणित विषय के शिक्षक हैं, तो आप गणित अगर पढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे गणित में उनकी कौन से टॉपिक में ज़्यादा अच्छी रुचि है, तो उनकी रुचि के अनुसार से वो टॉपिक पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, उसे क्या कहते हैं? संवेदन प्रणोद अवस्था। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो तर्क लगाता है बालक, तो संवेदन प्रणोद अवस्था को हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, भी औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ बालक क्या है कि वस्तु घटना के बारे में एक तार्किक सोच रख रहा है। जब बालक तार्किक सोच रखने लगता है किसी विषय वस्तु या किसी तथ्य के बारे में, तो उस समय कौन सी अवस्था होती है, आपको ये बताना है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। सिंपल सी बात है, जब बालक तार्किक सोच रखता है तो वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, यानी कि जो चीजें उसके सामने उन्हें देखकर अपना एक परसेप्शन बनाता है, वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। विकल्प यहाँ डी सही होगा। प्रश्न 3 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान की गई है, तो किसने दिया है सिद्धांत? कोलबर्ग द्वारा की गई है, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे द्वारा। देखिए, बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर अगर किसी ने दिए हैं तो वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 4 स्तर दिए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, जो जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इंग्लिश नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी यही नाम दे देता है, क्योंकि इसमें सेंसेस से बालक अपने संवेदी अंगों से चीज़ों को करता है, इसलिए ये संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी संक्रिया करने से पूर्व की अवस्था, तो इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हम पिछले प्रश्न में हमने अभी जिसके बारे में बात की, इसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ मूर्त चीज़ें जो हैं उसके सामने उनके बारे में बालक अपना एक परसेप्शन क्रिएट करता है। इसकी आयु है 7 से 11 वर्ष। आखिरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु 11 से 16 वर्ष या 11 से 15 वर्ष कहीं गई है, या कहीं 11 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक कही गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अगर बालक अल्पवयस्क है तो अभिभावकों की कैसी भूमिका होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। मतलब आप उन पे निषेधात्मक की बात करें तो आप उनको हर चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अग्रसक्रिय यानी कि हर चीज़ में आप उनको आगे आके उनकी चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे बालक को किस तरह की समस्या है तो उसको समझना, अगर बालक की कोई डिमांड है तो वो समझना, अगर बालक कहीं गलती कर रहा है तो उसके सुधार के लिए उपचारात्मक कार्य करना, या फिर संवेदनात्मक यानी कि जब बालक दुखी है तब उसके साथ जाके संवेदना प्रकट करना, या जब खुश है तब।
बस संवेदना तक, या उदासीन, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आप अभिभावक हैं, आप माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सबसे आगे आएंगे, तो इसलिए अग्र सक्रिय विकल्प यहाँ होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है? मतलब बात की जा रही है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से, बालक का कहाँ सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास होगा? खेल के मैदान में, विद्यालय व कक्षा में, ऑडिटोरियम में, घर में। बालक का संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब बुद्धि से रिलेटेड, यानी कि बौद्धिक विकास सबसे अच्छा कहाँ होगा? बालक अपने दिमाग को सबसे अच्छा कहाँ यूज़ कर पाएगा? तो सिंपल सी बात है, विद्यालय एवं कक्षा में। क्यों? क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा में उसके बौद्धिक विकास, उसके संज्ञान के लिए ही एक वातावरण क्रिएट किया गया है। खेल के मैदान में बालक खेल सकता है, ऑडिटोरियम में भी कुछ ना कुछ सीख सकता है, घर में भी सीखता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जो कि शिक्षक इसी तरह की प्रक्रियाओं के लिए वहाँ नियुक्त किए जाते हैं। तो इसलिए बालक का सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास होगा विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न है, डाट 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 को अनुप्रेरित, यानी किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, मतलब कि ऐसा शिक्षण जिसमें आप एक मोटिवेशनल लर्निंग, यानी कि बहुत अच्छी आपकी कक्षा चल रही है, तो उसका क्या संकेत है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरसता। चारों विकल्प आपके सामने हैं, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? अनुप्रेरित शिक्षण, मोटिवेशनल टीचिंग, यानी इसमें सबकी सहभागिता होगी। देखिए, अगर बात की जाए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति की, तो अगर कक्षा में बहुत ज़्यादा लड़के बैठ रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये सिर्फ एक मानक नहीं होगा। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, मतलब कि बच्चे की हर तरह की समस्या का समाधान किया जा रहा है, या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो यहाँ विकल्प जो सही होगा वो सी सही होगा। क्यों? बालक प्रश्न बार बार पूछते हैं, तो मतलब कि यहाँ शिक्षक और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन बन रहा है, एक बातचीत हो रही है। तो इसका मतलब है कि बालक जब इंटरेस्ट लेके प्रश्न पूछ रहा है, तो यानी कि वह चीज़ों को सुन रहा है, समझ रहा है, तो यानी कि ये एक्टिव लर्निंग है। ये एक सबसे अच्छे अनुप्रेरित शिक्षण का संकेत है, जिसमें बालक पूरी तरह सहभागिता निभा रहा है। अगर निरस्ता की बात की जाए तो निगेटिव होगा। उपचारात्मक कार्य सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि बालक को समस्या हुई, उसने प्रश्न पूछ लिया, समाधान मिल गया। कक्षा में ज़्यादा लड़के हैं भाई, क्योंकि टीचर लड़कों का मनोरंजन कर रहे हैं, इस वजह से भी ज़्यादा लड़के हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि बालक बैठे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं स्टडी में, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होगा, तो जो कि प्रश्न पूछने से हो रहा है। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या प्रश्न पूछना। बहुत इजी प्रश्न है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना? ये सीडीपी या फिर अदर सेक्शन के भी हम एमसीक्यू करेंगे। उसके अलावा मैं कुछ वीडियोस और बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्स वीडियो के टाइप में ये होंगे, लेकिन ये रैंडम टॉपिक होंगे जो कि बार बार टीचिंग भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या केवीएस की शिक्षक भर्ती हो या फिर स्टेट टेट हो या सी टेट हो, में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ऐसे जो रैंडम टॉपिक हो जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा। 2 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट का वीडियो होगा, और सिर्फ उतनी ही बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी जितना एग्जाम पर्पज से आपकी इंपॉर्टेंट है। पूरा एक ओवरव्यू एक नहीं बनाया जाएगा जितना बीएड बीटीसी में पढ़ा गया था। एक सिंपल सा एक छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आपका इंटरेस्ट भी रहे, आप 2, 4, 5 बार उसको देख लें, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत न पड़े आपको। 2, 4 बार, 5 बार देख के आपको याद हो जाए, और छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो बोरिंग भी नहीं होंगे। बहुत जल्दी वो वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका कौन सा प्रश्न का उत्तर है आप बताइए? चारों विकल्प सही, चारों विकल्प में से विकल्प यहाँ सही है, विकल्प डी, प्रश्न पूछना। सेम चीज़ जो पिछले प्रश्न में था। रुचि बनाए रखने के लिए एक उचित तरीका यह है कि बालक प्रश्न पूछे। जब बालक प्रश्न पूछेगा तो वो अपना इंटरेक्शन रखता है, वो चीज़ों को अपने दिमाग से जोड़ता है, अपने माहौल से जोड़ता है, तो उसके बाद
प्रश्न पूछता है, टीचर उसकी जिज्ञासा शांत करता है, तो यहाँ विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है। अब सिर्फ विद्यार्थी ही प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, शिक्षक को क्या करने को रहा है, शिक्षक प्रश्न पूछे और बालक उसके जवाब दें। तो उनको कोरिलेट करे कि भाई अगर मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहा है कि सब्जियों फलों के बारे में पढ़ा रहा है, तो पहले पूछेगा कि भाई आप कौन कौन से फल खाते हैं। प्रश्न पूछना इस तरह से होता है। किसी बालक को खड़ा कर दिया कि आप कोई फल खाए हैं, उन्होंने बताया भाई सेब खाए हैं, तो इस तरह से वो कोरिलेट करता है उनके पूर्व ज्ञान से। ये प्रश्न पूछने का तरीका हुआ, ये नहीं कि खड़ा करके कोई प्रश्न पूछ दिए बच्चे को आया ही नहीं। तो विकल्प यहाँ डी सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षक के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन में विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलने देना उचित है, बताइए। चारों विकल्प आपके सामने हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ होगा यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। शारीरिक रूप से सशक्त बनाना एक एस्पेक्ट है, शिक्षकों का काम आसान हो जाए ये तो कामचोरी हो गई, टाइम पास करने आप जा नहीं रहे हैं, तो दो तो निगेटिव हो गए, और ये एक सीमित आंसर है। यहाँ क्या कर रहा है, सहयोग व संतुलन। खेल से बालक एक दूसरे की हेल्प करना सीख सकते हैं और अपनी चीज़ों में सामंजस्य बनाना सीख सकते हैं, तो एक सही विकल्प होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है किसका? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, या औपचारिक शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का, बताइए। अब जैसे कि देखिए ये टॉपिक है अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और ये हर तरह के एग्जाम में आते हैं। और मोस्टली लोग टीचर इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पे हम छोटे छोटे वीडियो 5, 7, 8 मिनट के बनाएंगे, जो कि ज़्यादा बोरिंग भी ना हो और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ऐसे वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो बताइए परिवार किसका साधन है? देखिए यहाँ सही विकल्प होगा परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। क्यों? आइए देखते हैं। हम औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों को समझेंगे। औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें समय, स्थान, अध्यापन, विधि, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। मतलब कि कोई एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित विधि से और किसी पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कि इसी लिमिट में आपको पढ़ाया जाएगा, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे आपके स्कूलों में दी जाती है कि भाई कक्षा 6 के पैटर्न ये हैं, कक्षा 4 के 3 के ये पैटर्न है, टाइमिंग है भैया सुबह 6 से दोपहर 12 तक या सुबह 10 से शाम 4 तक, हाँ, और एक अध्यापन विधि द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए संकुचित आत्मन निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। देखिए ये बहुत जो डिफिनीशन है बहुत टेढ़ी दी है, हम इसको सरल कर लेते हैं। मतलब कि यह ऐसा वातावरण है जहाँ एक नियंत्रित यानी अनुशासन बनाया रखा जाता है और बालक को एक निश्चित नियम, एक योजना बनाई जाती है, पाठ्यचर्या के अनुसार शिक्षा दी जाती है कि पहले घंटे में हिंदी पढ़ाया गया, दूसरे में गणित पढ़ाया गया, तो इस तरह से। तो कह रहा है, संक्षेप में कह सकते हैं कि पूर्व योजना के अनुसार निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक को नियंत्रित, यानी कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि आपको भैया कक्षा 6 का मैटर पढ़ाना है, कक्षा 7 का मैटर पढ़ाना है, बालक को पास होना है एग्जाम में, ये निश्चित उद्देश्य होगा। एक नियंत्रित वातावरण है, यानी कि अनुशासन वाला वातावरण बनाया गया है। निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विधि द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा विशेषकर विद्यालयों में प्रदान की जाती है। यह कृत्रिम एवं जटिल होती है। कृत्रिम क्यों कहते हैं और जटिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस एक बाउंडेड है, बालक को डेली विद्यालय जाना है और ये लिमिट है, इसकी मतलब एक क्षेत्रीय सीमा है, यह सीमित है। कहाँ सीमित है? विद्यालय तक ही सीमित है। तो आप सिंपल से अगर आपको लिखना है तो एक भाषा यहाँ सरल बना लीजिए। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जहाँ आपका एक सिलेबस निश्चित होता है, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, जैसे विद्यालय में। अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो अनौपचारिक शिक्षा का स्तर व्यापक है, वो सीमित था कहाँ? विद्यालय तक। और यहाँ अनौपचारिक शिक्षा क्या है? आप कहीं भी सीख सकते हैं, अपने घर में, आस पड़ोस में, अपने खेल के मैदान में भी, या फिर घूम फिर रहे हैं कहीं वहीं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? व्यापक है, आप कहीं भी सीख सकते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें लचीली व्यवस्था होती है, जो समुदाय की आवश्यकता पर नगर, ग्राम, क्षेत्रीय, स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है।
तथा स्थानीय परिवेश में प्रविष्ट समाजोपयोगी कार्य द्वारा जीवन उपयोगी व्यवस्था हेतु तैयार होती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। कठिन कर दिया है परिभाषा को, हम सरल कर लेते हैं। समुदाय में भी रह के सीख सकते हैं, अपने गांव और स्थानीय पृष्ठभूमि में भी सीख सकते हैं। ठीक, समाजोपयोगी कार्य मतलब कि आप कोई समाजोपयोगी कार्य यानी कोई मंदिर में भंडारा चल रहा है, वहाँ जाके भी आप सीख सकते हैं कि भाई लोगों की मदद करनी चाहिए, जो लोग सक्षम नहीं उन्हें खाना वगैरह खिलाना चाहिए। जीवन उपयोगी व्यवस्था है तो तैयार होती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी शिक्षा जहाँ दैनिक जीवन की विभिन्न अनुभवों से प्राप्त होती है, आप डेली लाइफ में जो कर रहे हैं उनके अनुभव से कुछ सीख रहे हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? जीवन से संबंधित होती हैं और मुख्य साधन परिवार, समाज तथा वातावरण है। तो यही पूछा गया है आपके प्रश्न में कि परिवार किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा। सरल भाषा में औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा जो आप अपने एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में रखे आस पड़ोस परिवार से सीखते हैं। इतना समझ लीजिए, सिंपल सा। आज का आखिरी प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? उनको महान व्यक्तियों के बारे में भाषण सुना दे, जैसे कि भगत सिंह के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या आदर्श रूप में बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर। बात की जा रही है कक्षा 5 तक या 8 तक के बच्चे को, तो आप किस तरह से सामाजिक मूल्य विकसित कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, बालक इन एज में सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं अनुकरण द्वारा। तो आप आदर्श रूप में जैसा बर्ताव करेंगे, बालक उनसे चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो सबसे सही विकल्प यहाँ होगा सी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो फिर आगे भी वीडियो बनते रहेंगे। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं फिर शाम को 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।